हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, आज वन शॉट की सीरीज में हम लोग फाइनली देखो चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। और चैप्टर नंबर 8 यानी कि बच्चों एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब 4 नंबर के सवाल बेटा इससे एकदम कंफर्म है। मतलब आपके पेपर में 4 नंबर का सवाल कहीं भी नहीं जाने वाला। 4 मार्क का क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं यार, इस सेशन को जल्दी जल्दी फटाफट एकदम खत्म कर लेना। मतलब बहुत ही शॉर्ट सेशन रहने वाला है। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और सेट पैटर्न के सवाल है। मतलब टोटल बेटा अगर आप इस चैप्टर में, अगर मैं कह रहा हूं टोटल 20 टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया ना, मतलब यही सवाल बेटा बार बार रिपीटेटिव होते हैं। इनमें कोई भी ऐसा इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं बनता। यही 20 सवाल आगे पीछे करके यही लगातार रिपीट होते हैं। तो किसी भी कीमत पे आपको इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तभी कर सकते हो अगर बच्चों आप लोगों ने ग्राफ का सेशन अच्छी तरीके से कर रखा है। देखो, अगर आपको इसमें 4 नंबर पक्के करना है, आज का ये 1 घंटा और बाकी ग्राफ का 2.5 घंटे का सेशन आप लोग देख लेना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हर एक सवाल में आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और बेटा ग्राफ ड्रॉ किए बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो आपको बेटा ग्राफ ड्रॉ करना हर हालत में कंपलसरी है। तो चलो आ जाओ जल्दी से देखते हैं। यहां पर एक और सभी मेरे बच्चों को एक चीज और बता देता हूं। एरिया का जो बोर्ड का सिलेबस है ना, ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। मैं यहां पर आपको कंफर्म कर दूं, आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज बच्चों, आपको पढ़ना है एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक तो आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है, एकदम ऐसे ही। तीसरा बच्चों आपको पढ़ना है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द टू कर्व। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व। इसमें बहुत ही बड़ा झोल है। जब से सीबीएसई का सिलेबस डिलीट हुआ है बेटा, ये चीज आपके सिलेबस से डिलीटेड है। अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास एक सर्कल और एक लाइन है, सर्कल और लाइन के बीच का एरिया आपके सिलेबस में है। सर्कल और लाइन के बीच का एरिया, समझ आया। अगर मान लो पैराबोला और लाइन है, ये एरिया आपके सिलेबस में है, पैराबोला एंड लाइन, यानी कि लाइन के साथ में एसोसिएटेड एरिया आपके सिलेबस में है। जैसे मान लो इलिप्स है और ये लाइन है, तो इलिप्स एंड लाइन ये आपके सिलेबस में है। क्लियर, ये आपके सिलेबस में है। अगर कहीं पर मान लो 2 कर्व के बीच का इस तरीके से एसोसिएटेड एरिया पूछा जाए, लाइक 2 पैराबोला, एक इलिप्स और एक पैराबोला, ये सब एरिया बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे अगर कहीं पर 2 सर्कल पूछ लिया जाए, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहला चीज आप ये इसके सिलेबस की आप क्लियरिटी ले लो। क्योंकि आपको YouTube पर कई सारे क्लिकबेट मिलते हैं कि ये सब आपके पोर्शन से डिलीटेड है, ये सब आपके सिलेबस से डिलीटेड है। लेकिन बेटा मैं यहां पर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सिलेबस बता रहा हूं, 1000% ऑथेंटिक। जरूर ध्यान में रखना, ये चीजें आपको पढ़नी है, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी। एक चीज और आपके सिलेबस से डिलीटेड है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जैसे आप लोग, एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 3 इक्वेशन ऑफ लाइन दी रहती है, 3 इक्वेशंस की लाइन आपको दिया रहता है और आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकाल के और इसमें एरिया इनक्लोज्ड आपको निकालना होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मेथड। ये भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है। तो आपके सिलेबस में है क्या क्या बेटा, आपके सिलेबस में ये मेनली 3 चीज और बाकी ये 2 चीज, यही आपके सिलेबस में है। बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव सिलेबस है। आप इसको देखोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इतने में भी फ्रेम किए जाते हैं। तो किसी भी कीमत पे आप इस चैप्टर को बेटा लाइटली नहीं ले सकते, किसी भी हालत में नहीं ले सकते। तो अब आ जाओ शुरुआत करते हैं एरिया अंडर द कर्व की। सबसे पहली बात, सर एरिया अंडर द कर्व होता क्या है। देखो बचपन से बेटा हम लोग ये जो भी हमारी ज्योमेट्री होती थी, लाइक ये हो गया सर सर्कल, है ना, इलिप्स, लाइक पैरेललोग्राम, है ना, रेक्टेंगल, और इसके अलावा स्क्वायर, मतलब ये सब, इन सारे फिगर्स के बारे में हम ज्योमेट्री बचपन से पढ़ रहे हैं। मतलब 9th-10th क्लास में इन सारे ज्योमेट्रीज को हमने रीड आउट करा है, इन सारे ज्योमेट्रीज को हमने पढ़ा है। अगर किसी बच्चे को मालूम है तो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो पॉज करके बताना कि सब ज्योमेट्री को क्या कहते हैं। पहले कमेंट कर लेना, उसके बाद वीडियो देखना। बेटा इन सब ज्योमेट्रीज को हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। अगर आप लोगों को मालूम है तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है, जिसका एरिया निकालना आप लोग बचपन में 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आखिरकार रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का क्या होता है ना, ये सारे एरिया के बारे में आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो अब आखिरकार आप क्या समझते हो कि सर क्या फिगर ऐसे ही होता है। जी नहीं सर, फिगर तो यार ऐसा भी हो सकता है। कोई फिगर, मान लो कोई बोले कि सर आप इसका एरिया बता दो, तो आप कैसे बताओगे, समस्या खड़ी हो गई। ये सारे के सारे डिफाइंड फिगर है, मतलब इनका हर चीज डिफाइंड है। सर्कल है तो सर्कल ऐसे ही बनेगा,
इलिप्स है तो इलिप्स ऐसे ही बनेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस फिगर, मान लो ये एक फिगर बना दिया, अब आपको इसका एरिया निकालना, कैसे निकालोगे? तो ऐसे केसेज में एरिया निकालने के लिए बेटा, क्योंकि कर्व की कोई शेप नहीं होती, कर्व वो कोई भी शेप ले सकता है, कोई डिफाइन मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक डिफाइंड शेप नहीं होता कर्व का। तो ऐसी जगह पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं सर? एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल का यूज करते हैं। यानी कि ऐसी जगह पर भैया हम क्या यूज करते हैं सर? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली बेटा चैप्टर में भी बताया था, डेफिनेट इंटीग्रल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो सर डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है? आपको याद आ रहा है? डेफिनेट इंटीग्रल, सर डेफिनेट इंटीग्रल हमें एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है। पहली बात तो आप एब्सोल्यूट एरिया का मतलब समझो, एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व, ये हमें देता है क्या? ये बेटा हमें इंटीग्रल देता है। देखो यहां पर ना मैंने एक टर्म यूज करा है एब्सोल्यूट एरिया, इसका कहने का मतलब क्या है सर? इसका कहने का अपना एक मतलब है, जरा ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर एक कोई कर्व है, लेट से बनाना सभी लोग अपनी कॉपी में, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कर्व है बेटा कोई, ठीक है, और हमें सर एरिया फाइंड आउट करना है इसका ए से लेके बी के बीच में, ठीक है, दिस इज द ए, दिस इज द बी। अब हमें इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो सर इसके बीच का एरिया क्या होगा? अगर ये कर्व लेट से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो सर इसके बीच का एरिया हो जाएगा y इज इक्वल टू ए से लेके बी के बीच में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही हो जाएगा। और यार ऑब्वियस सी बात है, ये पूरे का हम मॉड ले लेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप इसका मॉड नहीं भी लोगे तो इस केस में कोई समस्या वाली बात नहीं है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां पर एक बात समझना, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरिया और एरिया में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, किसी भी कर्व का जो एरिया होता है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी आपका नेगेटिव एरिया नहीं हो सकता। समझ आया? मतलब कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा सर? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट एरिया है, एब्सोल्यूट एरिया क्या क्या हो सकता है सर? एब्सोल्यूट एरिया बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे सर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। अब ना सबसे पहले तो इसका मतलब समझो कि आखिरकार एब्सोल्यूट एरिया पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब क्या है। यहां पर एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, हेडिंग डाल लेना, एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व अबव एंड बिलो टू द एक्स एक्सिस। अभी आपको समझ आ जाएगा एब्सोल्यूट एरिया और एरिया में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जरा समझना बेटा इस चीज को। यहां पर ना मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपको लेके समझाता हूं। बेसिक सा एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, या y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स ज्यादा सिंपल है, तो मैं y इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूं। ये लाइन है सर y इज इक्वल टू एक्स, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एरिया फाइंड आउट करो -1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, ये बेसिक सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड एरिया y इज इक्वल टू एक्स का कहां से कहां तक? -1 से लेके 1 के बीच में हमें एरिया बताना है। तो यार ऑब्वियस सी बात है सर, -1 कहां पर होगा? -1 यहां कहीं पर हो जाएगा। ठीक है, और सर 1 कहां पर होगा? 1 बेटा यहां कहीं पर हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर। अब जरा समझना, हमें इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। वैसे ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा फिगर में मैटर करती है, बाकी समझने की बात है और कुछ नहीं है। हमें एरिया किसके बीच का बताना है सर? हमें बाबू एरिया इसके बीच का बताना है। ये क्या हुआ? हमें एरिया इसके बीच का बताना है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो अगर मान लो बेटा हम यहां से टोटल एरिया निकालते हैं, तो आप क्या करोगे? जनरली आप करते क्या हो सर? जनरली हम यही करेंगे कि -1 से 1 एक्स डी एक्स, यही करोगे। तो एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, और -1 से 1, तो ये क्या हो गया? 1/2 माइनस 1/2, ये कितना आ गया सर? 0। तो एरिया यहां से क्या आ गया? -1 से 1 डायरेक्ट इंटीग्रेट करने पे एरिया आ गया सर 0। तो मुझे अब एक बात बताओ, ये मान लो तुम्हारा घर है, और एक घर ये और एक घर ये, तो तुम क्या बोलोगे कि ये एरिया मेरे घर का 0 है? कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एरिया 0 नजर आए? मान लो ये एक रोड है, इस रोड के इधर तुम्हारा कोई प्लॉट है और इस रोड के इधर कोई प्लॉट है, तो क्या बोलोगे कि मेरे पास 0 एरिया का प्लॉट है? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यानी कि इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ क्या है सर? खामी है। ठीक है, इंटीग्रेशन की एक खास बात है। इंटीग्रेशन की खास बात यह है कि इंटीग्रल ग्राफ का वो पोर्शन जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका एरिया बाय डिफॉल्ट बेटा पॉजिटिव देता है।
एरिया नहीं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव देता है। अगर हम सही प्रॉपर लैंग्वेज में बोलें तो ये 0 है और ये 1 है, तो इंटीग्रेशन ये जो 0 से लेके 1 का इंटीग्रल आएगा ना x dx, ये आप देखोगे तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। आप करके देख लो, ठीक है। और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन है, बिलो टू द एक्स एक्सिस, इंटीग्रेशन की खास बात यह है कि ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये नेगेटिव देता है। अगर आप -1 से 0 x dx करोगे तो आप ये देखना बेटा ये नेगेटिव आ रहा होगा आपका, आप करके देख लो। तो ये इंटीग्रेशन का बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल इज जस्ट लाइक अ रोबोट। हम उसको एरिया अंडर द कर्व में यूज करते हैं, लेकिन उसको ये बात नहीं मालूम कि क्या एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्या एक्स एक्सिस के नीचे है, तो उसको ये सब चीजें नहीं मालूम। उसको ये नहीं मालूम कि हम एरिया निकालने के लिए यूज हो रहे हैं, नहीं। इंटीग्रल का बस सीधा सीधा रोल ये है कि ग्राफ का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू पॉजिटिव देता है, और ग्राफ का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसका इंटीग्रल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम इसका यूज किस में करते हैं, एरिया में। अब हम जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो इतनी तो बुद्धि हमारी है कि भैया एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि इंटीग्रल ये जो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, ये वैल्यू तो सही दे रहा है लेकिन साइन सही नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसका जो एरिया होगा A2 का, इस एरिया में हम मॉड लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जब आप A2 कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम अपनी साइड से जानते हैं भैया एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू सही देगा लेकिन साइन सही नहीं देगा। समझ आई सभी मेरे बच्चों को बात? तो यहां पर अगर हम एरिया लिखेंगे तो एरिया यहां से हम क्या लिखेंगे भैया, सर यहां पर एरिया हम लिखेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू मॉड A2 प्लस A1। समझ आ गया? मतलब जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसमें हम क्या कर देंगे सर, मॉड लगा देंगे। अब यहां पर समझना कि एब्सोल्यूट एरिया और एरिया में डिफरेंस क्या है। देखो ये एब्सोल्यूट एरिया कहने का मतलब क्या है, मतलब कुल मिला के बस इंटीग्रेशन निकालना। यहां पर हमने -1 से 1 निकाला तो ये आंसर आ गया 0, यानी ये क्या है सर, दिस इज द एब्सोल्यूट एरिया। एब्सोल्यूट एरिया मतलब कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है उसकी नेगेटिव वैल्यू, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है उसकी पॉजिटिव वैल्यू। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा दैट इज द एब्सोल्यूट एरिया। लेकिन ये एरिया नहीं है, आप खुद ही जानते हो ये एरिया नहीं है। एरिया क्या है, एरिया इज द दिस वन। एरिया क्या है सर, एरिया इज द दिस वन। ग्राफ का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसमें आप करोगे मॉड और इसके अलावा प्लस यहां पर A1। तो करके देख लो। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, x² 2 -1 से 0, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ गई इसकी वैल्यू देखो -1/2। जब आप ये कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यहां से टोटल एरिया कितना हो गया, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इसका टोटल एरिया कितना आ गया, 1, जबकि एब्सोल्यूट एरिया कितना था, 0। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एरिया एंड एरिया। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मैं यहां पर एक कर्व लेता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके का। बेटा आप लोग समझना, इसमें बोर होने वाली कोई बात नहीं है, समझते चलना। तो अगर हम यहां पर ये सारे पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया क्या होगा सर, पॉजिटिव, और जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है ये क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा। तो दिस इज द A1, ये हो गया सर A2, ये हो गया बाबू A3, ये हो गया सर A4, A5, A6। तो अगर मान लो हमें टोटल एरिया इसका निकालना है तो टोटल एरिया क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसमें कोई समस्या नहीं है, जो नीचे है बस उसमें आप मॉड लगाते चलोगे। A1 प्लस मॉड A2 प्लस A3 प्लस मॉड A4 प्लस A5 प्लस मॉड A6। समझ आ गया? तो इस तरीके से बेटा आप एरिया लिखोगे। अब तुम्हारा डाउट ये हो सकता है कि सर अगर मान लो हम टोटल सिर्फ ऐसे ही जोड़ते हैं तो टोटल एरिया निकालोगे तो 0 आ जाएगा। समझ आया? क्यों? क्योंकि जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है इंटीग्रल उसकी वैल्यू जो भी देगा नीचे वाली वैल्यू सेम होगी, तो ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट एरिया क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया आपका कुछ और ही आएगा। तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना, दिस इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू sin x। ठीक है, क्लियर है? तो अगर तुम इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया कैलकुलेट करके देख लेना, y इज इक्वल टू sin x का 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, एरिया आ जाएगा 12। लेकिन अगर तुम इसी में एब्सोल्यूट एरिया कैलकुलेट करोगे, एब्सोल्यूट एरिया, ये तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड एब्सोल्यूट एरिया। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है।
नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं बाबू, एरिया अबव एंड बिलो टू द एक्स एक्सिस हम डिस्कस कर चुके हैं, एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। अब जरा यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास ये कोई एक कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लेट से ये हमारे पास एक कर्व है और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है x इज इक्वल्स टू ए से लेके x इज इक्वल्स टू बी तक, यहां से यहां तक हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल सा काम, जो तरीका है जो आपको बोर्ड में यूज करना है, आप यहां पर सबसे पहला काम dx एलिमेंट आप ले लोगे, ठीक है, और dx एलिमेंट की शक्ल कैसी दिखेगी, dx एलिमेंट की शक्ल देखो ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये हमने क्या करा सर, यहां पर बेटा एक हमने dx एलिमेंट ये ले लिया, इस तरीके से dx एलिमेंट ले लिया। अब आप खुद ही सोचो dx क्या है, बहुत ही एक छोटा सा एलिमेंट है बेटा, तो अगर आप इसको बहुत छोटा लोगे तो ये एक रेक्टेंगल के जैसा नजर आने लग जाएगा कि नहीं, इस तरीके से देखो जरा, ये एक रेक्टेंगल के जैसा ऐसे नजर आएगा, बिल्कुल सर नजर आएगा। तो अगर मैं इस हाइट को y मान लेता हूं, तो अगर इस स्मॉल पोर्शन के का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ स्मॉल पोर्शन, क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ स्मॉल पोर्शन, आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे सर dA, हाँ या ना, स्मॉल पोर्शन का एरिया। तो बेटा स्मॉल पोर्शन दिख कैसा रहा है, दिस इज जस्ट लाइक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि सर क्या हो गया, y इंटू dx हो गया कि नहीं, बिल्कुल सही बात। अब अगर मान लो हमें यहां पर टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन का एक यूज क्या होता है, समेशन। अब आप खुद ही सोचो, अगर बेटा यही छोटा वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया देखो a टू बी y इंटू dx, समझ आ गया सभी मेरे बच्चों को। अब यार यहां पर देखो ऑब्वियस सी बात है सर, y क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, ठीक है। बस अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा सर, एरिया आ जाएगा। तो आ जाओ इस पर बेस्ड एक आधा सवाल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी आपको और क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बेटा आप लोग लिखो, y इज इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का एरिया निकालो। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हमें इसका एरिया निकालना है। अब जरा इसको ध्यान से बेटा समझते चलना सभी बच्चे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहां पर कर्व क्या है सर, यहां पर कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये इक्वेशन किस चीज की है सर, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल का सेंटर क्या है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा बाबू, ओरिजिन, सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी सर, ए यूनिट हो जाएगी, यही होगा। अब यार सर्कल का बेटा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा सर, ग्राफ इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो जाएगा, हाँ या ना, ऐसे ही ड्रॉ होगा। हमें करना क्या है, हमें इस पूरे सर्कल का क्या करना है सर, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया यानी कि ये पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पूरे सर्कल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर सर सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, dx एलिमेंट ले लेते हैं, कहां पर, कहीं भी ले लो, ऐसे dx एलिमेंट एक ले लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा सर, एक dx एलिमेंट, देखो बहुत ही छोटा सा एलिमेंट मैंने dx एलिमेंट लिया है, ठीक है। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा शायद इसमें, ये देखो, ये क्या है सर, दिस इज द dx एलिमेंट, दिख रहा है, हाँ या ना। तो ये हाइट बेटा ले लेते हैं सर y। अब ये सर्कल का सेंटर क्या है सर, ओरिजिन, सर्कल की रेडियस क्या है, a, 0, ये हो गया सर 0, a, ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस a, 0, दिस इज 0, माइनस है। अब हमें यहां पर सर्कल का अगर मैं स्मॉल पोर्शन का अगर मैं एरिया लिखता हूं, तो यानी कि सर यहां से dA क्या हो जाएगा सर, dA हो जाएगा y इंटू dx, यही हो गया। तो एरिया क्या लिखेंगे हम सर, एरिया इज इक्वल टू dA, dA कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा देखो 0 से लेके a तक, तो यानी कि सर 0 से लेके a y इंटू dx, ठीक। अब बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है, यहां पर हम आराम से y पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से एरिया क्या हो गया सर, 0 से लेके a y इंटू dx। अब भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है, तो बेटा यहां से y की वैल्यू क्या आ गई सर, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। बस अब यही उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दो,
यही उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां से एरिया क्या हो गया सर, 0 से लेके a, ये देखो हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही आ गया। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, x/2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a आ गया। और यहां पर लिमिट कहां से कहां तक सर, 0 से लेके a। बस अब सब कुछ उठा के पुट करते हैं बेटा। तो अगर हम यहां पर a पुट करेंगे तो ये वाला टर्म देखो 0 बन गया, यहां पर a पुट करेंगे तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स a बाई a, यानी हो गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है सर, π/2, है ना। और जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो गया बेटा, 0 बन जाएगा, और ये वाला टर्म भी हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ गया सर, दिस इज द πa स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ये किसका एरिया आया, πa स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये किस चीज का एरिया आया, ये इस वाले पोर्शन का एरिया आया बेटा, समझ रहे हो आप, हाँ या ना। ये किस पोर्शन का एरिया आया है, ये इस वाले पोर्शन का एरिया आया है, ठीक है, ग्रीन वाले पोर्शन का। इसका एरिया कितना आ गया सर, πa स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आप जानते हो यार, दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल, जो एरिया इसका है बेटा वही एरिया इसका, वही एरिया इसका, वही भी इसका भी। तो अगर हम यहां से टोटल एरिया लिखेंगे तो टोटल एरिया हम यहां से क्या लिख लेंगे, बताओ। टोटल एरिया में हम इसको 4 टाइम्स कर लेंगे बेटा, टोटल एरिया 4 इंटू πa स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया बाबू, πa स्क्वायर स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर सर्कल का एरिया क्या आ गया भैया, πa स्क्वायर स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो अब नेक्स्ट आते हैं एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। आखिरकार एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं। कंसेप्ट बेटा एकदम सिमिलर है, ठीक है, बस आपको तरीका सीखना है। यहां पर क्या होगा सर, हमारे पास यहां पर इस तरीके से कोई फंक्शन होगा। देखो आप किसी भी कर्व का एरिया बेटा, आप चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो चाहे वाई एक्सिस के अबाउट निकालो, हमेशा आपका सेम ही आएगा, एरिया कभी अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर ये कर्व ले लेते हैं, y इज इक्वल टू मान लो f ऑफ x अगर दिया गया है तो, ठीक, तो हम करेंगे क्या सर, यहां पर अब हम एक स्मॉल पोर्शन काटेंगे इस तरीके से, ये देखो। तो यहां पर सर हमने ये स्मॉल पोर्शन यहां से काट लिया, इसको ले लेते हैं सर, दिस इज द dx लेंगे या dy लेंगे, dy लेंगे, समझ आ रहा है। dy क्यों लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर हम काट रहे हैं ना, तो ये स्मॉल पोर्शन क्या हो जाएगा सर, dy। अब देखो यहां पर दिस इज द क्या, दिस इज द x, क्योंकि हम x की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम ये स्मॉल पोर्शन का एरिया लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, dA इज इक्वल टू x इंटू dy लिखेंगे। तो बेटा यहां से एरिया क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, अगर मान लो हम इसको c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं, तो एरिया क्या लिखेंगे सर, c से लेके d x इंटू dy, यही लिखेंगे। अब भैया यहां पर x क्या है, यहां पर बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा, यहां पर क्या है, x क्या है, x एक फंक्शन ऑफ y है, समझ आया, x क्या है, फंक्शन ऑफ y है। अब ये है क्या, अभी हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए, अभी आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तरीका बेटा एकदम सिमिलर है। अब जैसे हमने यही क्वेश्चन करा है, ठीक है, आप बेटा इसी क्वेश्चन को सेम इसी तरीके से आप y एक्सिस के अबाउट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ना आपको एक दूसरा एग्जांपल आपको कराता हूं, ठीक है। आप इसको करो, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आप चाहे बेटा एरिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो चाहे वाई एक्सिस के अबाउट निकालो, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है, एरिया कभी भी अलग अलग नहीं आ सकता। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है क्या सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है सर, दिस इज द स्टैंडर्ड एलिप्स। अब यार कुछ दिया नहीं गया तो हम मान लेते हैं कि सर यहां पर ए जो है ये बी से बड़ा है। तो अब इसका अगर हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सर ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, एलिप्स का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, हाँ या ना। जल्दी से एक बार देखो फटाफट, ये किस चीज का ग्राफ हो गया सर, दिस इज द ग्राफ ऑफ एलिप्स, देख लो एक बार, ठीक। अब हमें भैया इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब y एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट के लिए यहां पर एक dy एलिमेंट हम यहां से काट लेंगे,
क्या करेंगे, dy एलिमेंट यहां से काट लेंगे, तो यहां से dy एलिमेंट ये ले लो, दिस इज द dy, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा सर x। अब इस वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे, जो इस पोर्शन का एरिया आएगा उसी में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो एलिप्स का सेंटर क्या होता है भैया, 0 0। ये क्या है बेटा, मेजर एक्सिस, तो दिस इज द a, 0। ये माइनर एक्सिस है, तो दिस इज द 0, b। क्लियर। तो बेटा अगर हम यहां से एलिप्स का एरिया लिखते हैं तो ये dA हम क्या लिखेंगे, dA इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है दिस इज रेक्टेंगल, तो x इंटू dy। तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बेटा x इंटू dy, कहां से कहां तक सर, 0 से लेके b तक, यही आ जाएगा 0 से लेके b तक। देख लो एक बार फटाफट। क्लियर, कोई डाउट कहीं पर भी जरा सा भी, आई थिंक नहीं है। अब हम करेंगे क्या, अब बेटा यहां पर x की वैल्यू को हम यहां से निकाल के पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से सिंस x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बेटा यहां से x की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो यहां से आ गया देखो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो गया सर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आ गया। तो सर यहां से x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस a बाई बी, ध्यान से देखना, a बाई बी अंडर रूट ऑफ, ये हो गया सर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कंसेप्ट आपका क्लियर है बेटा, आंसर कभी भी आपका अलग नहीं आ सकता। यहां पर हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाली है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो यहां पर x है जब y रखेंगे, क्योंकि यहां पर dy है तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा। जब आप y के रिस्पेक्ट निकालोगे तो लिमिट y की, फंक्शन यहां पर y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। तो यहां से 0 से लेके b, अब सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दो, एरिया हो गया 0 से लेके b, x की वैल्यू हो गई, देखो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि अदरवाइज एरिया नेगेटिव आने लग जाएगा, और एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब बेटा अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो आराम से। कैसे करेंगे सर, एरिया इज इक्वल टू a बाई बी, तो देखो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, y बाई 2 टाइम्स रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x होता है तो x बाई 2 लिखता है ना, प्लस a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर बाई 2, अब यहाँ पर b स्क्वायर है, y बाई बी लिख लेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेके b तक। अब बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके, एरिया इज इक्वल्स टू a बाई 2। अब यहाँ पर सबसे पहला काम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जब यहाँ पर हम y की वैल्यू b पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपर लिमिट पे, ये तो हो गया बेटा 0 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यहां पर a बाई 2 नहीं है, दिस इज a बाई बी है बेटा, ठीक है। यहां पर b स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स b बाई बी, यानी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है सर, पाई बाई 2। अब यहां पर बेटा 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 और ये वाला पूरा टर्म बन गया सर 0। क्लियर। तो यानी कि हमारे पास यहां से एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया सर a बाई बी इंटू ये क्या हो गया सर, पाई बी स्क्वायर बाई 4 आ गया। क्लियर। तो ये b से b हो गया कैंसिल, तो यानी कि हमारे पास एरिया कितना आ गया, ये एरिया आ गया बाबू पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4, यही आ गया। देख लो एक बार फटाफट, हाँ या ना। अब यार यहां पर किस पोर्शन का एरिया आया, पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4, सर इस वाले पोर्शन का एरिया पूरा का पूरा पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4 आया, ठीक है। इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना आया, पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4। अब ये टोटल इलिप्स का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलिप्स का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ द टोटल इलिप्स अगर हमें लिखना है, टोटल एरिया क्या करेंगे, 4 इंटू पाई ए बी बाई 4, तो ये कितना आ गया, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से कभी भी अगर आपको एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है, एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालना है, तो इस तरीके से आप लोग आराम से निकाल सकते हो। आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर देख लो। आप इसी क्वेश्चन को बेटा अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकालोगे तो भी आंसर आपका सिमिलर आएगा, आप करके निकालना, ठीक है। जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया उसको वाई के अबाउट निकालना, इसमें मैंने वाई के अबाउट आपको सिखाया तो आप एक्स के अबाउट निकालना। तो ये आप होमवर्क है, जो होमवर्क करके बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में हुआ कि नहीं। ठीक है बाबू, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट आता है यार अगला एरिया इनक्लोज्ड बाय अ लाइन एंड अ कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है।
यार इसको समझने के पहले ना मैं आपको एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू कर्व बताता हूं। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसकी बेसिक आउटलाइन समझ जाओगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन बेटा आप इसका कंसेप्ट समझ लो। लिखो एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू कर्व, दो कर्व से एसोसिएटेड एरिया हम कैसे निकालते हैं, इस पर बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना, ठीक। जरा समझना ध्यान से। जैसे मान लो यहां पर दिस इज द एक्स एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर हमारे पास ये एक कर्व है और दूसरा कर्व बाबू ये है, ठीक है। और इस कर्व की इक्वेशन लेट से y इज इक्वल टू जी एक्स है, और इस कर्व की इक्वेशन ले लेते हैं सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमें इनसे इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है तो यार हमें एरिया हम निकाल ही तभी पाते हैं जब सबसे पहली बात क्या हो, हमारे पास लिमिट हो, हाँ या ना। क्योंकि आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो आपको लिमिट आना चाहिए, मतलब लिमिट चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, किसका, एफ एक्स और जी एक्स का। तो हम यहाँ पर हाथों हाथ रूल लिखते चलते हैं। सबसे पहला काम, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स का, ठीक। दोनों फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि सॉरी, सॉल्व करके इसका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक आ गया C और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया D, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसके बीच का, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये वाले रीजन का है, इस वाले पोर्शन का, ठीक। अब अगर हमें बेटा रिक्वायर्ड एरिया लिखना है तो रिक्वायर्ड एरिया मैं कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो यहां पे, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मैं कैसे लिखूंगा सर, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स का एरिया मैं निकाल लूं पूरा एक्स एक्सिस के साथ में, कैसे, ध्यान से देखो। ये y इज इक्वल टू एफ, अभी तुम gx भूल जाओ, अभी मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल लूं, यानी कि c से लेके d के बीच में, c से लेके d के बीच में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स में लिख दूंगा, हाँ या ना। ये पूरे एरिया में से अगर मैं ये नीचे वाले पोर्शन का एरिया हटा दूं, नीचे वाले पोर्शन का एरिया मतलब ये वाले पोर्शन का, और ये वाला पोर्शन है क्या, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन एरिया ऑफ द y इज इक्वल टू जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यानी मैं इसमें से c से लेके d, इसमें से बेटा मैं क्या करूं, जी एक्स डी एक्स में निकाल दूं। तो हमारे पास ये ऑब्वियस सी बात है, रेड वाले पोर्शन का एरिया बचेगा कि नहीं, बताओ सोच के। मैंने क्या बोला, ये आप एफ एक्स का एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालो, ये आप जी एक्स का एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है ये बीच में यही बचेगा, तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब अगर आप इसी को एक में लिखना चाहते हो तो आप एक में लिख सकते हो, कैसे, सी से लेके डी, जो फंक्शन ऊपर है आप इसको पहले लिखो, जो फंक्शन नीचे है आप इसको बाद में लिखो और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो बेटा यही क्या हो जाता है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व हो जाता है। यहाँ पर एफ एक्स क्या है, अपर कर्व है, और ये जी एक्स क्या है भैया, लोअर कर्व है, ठीक। जी एक्स क्या है सर, लोअर कर्व है। क्लियर है बाबू। तो कुल मिला के जब भी अगर आपको कभी भी दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, आप सिंपल सा काम ये करोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देते हो। दिस इज द मेथड। ऑल्दो हमारे सिलेबस में इसमें कभी, इसमें बेटा दो कर्व के बीच का एरिया नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया है। अब आपको ये चीज और अच्छे से समझ आएगी, एरिया इनक्लोज्ड बाय अ लाइन एंड अ कर्व। अब इसमें भी सेम यही कंसेप्ट है, सेम यही कंसेप्ट है, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर ये कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहां पर एक लाइन ले लेते हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कोई सी भी लाइन है, और हमें बताना है इसके बीच का एसोसिएटेड एरिया, ये एरिया बताना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, लाइन भी तो यार एक प्रकार की कर्व ही है ना, हो सकता है लाइन नीचे भी हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक रेफरेंस के लिए लाइन को ऊपर छाप रखा, तो ये मत सोचना सर लाइन नीचे होगा तो क्या होगा, ठीक। फंडा वही है। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड द कर्व, ठीक। तो रूल यही है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड
कर्व। ठीक, तो लाइन और कर्व के बीच का इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते हैं, मान लेते हैं कि भैया ये सी आ गया और ये वाला डी आ गया, लेट्स से सी और डी। अब बेटा तरीका वही है, आप एक बार पूरा लाइन से एसोसिएटेड एरिया पूरा नीचे तक निकाल लो, उसमें से कर्व का घटा दो। तो अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच का एरिया लिखते हैं तो हम एरिया लिखेंगे क्या, एरिया लिख लेंगे सर सी से लेके डी। यहाँ पर ऑल्दो ऊपर लाइन है तो लाइन हो जाएगा सर एम एक्स प्लस सी, नीचे कर्व है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। कुल मिला के यहाँ पर मैंने लाइन माइनस कर्व लिखा हुआ है, तो आपको ये लाइन माइनस कर्व नहीं याद रखना, आपको सीधा सीधा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व याद रखना है। जो ऊपर वाला कर्व है इसमें से आप जो नीचे वाला कर्व है आप उसको घटा दोगे, सिंपल सा बात यही है, और उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो दिस इज द बेटा मेथड। आई होप अब ये मेथड आपको अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट अगर जरा सा भी है बेटा आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब आ जाओ जरा देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई सारे। यहां पर देखो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। हमें इसके बीच का एरिया बताना है। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। जरा सवाल देखो सर, यहां पर गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व वन, कर्व वन क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, दिस इज द पैराबोला, ये क्या है सर, पैराबोला है ना। लेकिन यहां पर सिंस रूट एक्स कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि यहां से y क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, जस्ट लाइक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेकिन बेटा इसमें y पॉजिटिव है, यानी कि जो पोर्शन यहां पर x एक्सिस के नीचे का है हम इसको क्या करेंगे बाबू, मिटा देंगे इस तरीके से। तो ये किस चीज का ग्राफ हो गया, दिस ग्राफ इज द y इज इक्वल टू रूट एक्स का कर्व। अब यार यहां पर अगला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास हो रही है लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, यानी कि ये लाइन कैसे जाएगी भैया, ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, हाँ या ना। अब हमें एरिया किसके बीच का बताना है सर, एरिया हमें इस वाले रीजन का बताना है। करेंगे क्या, सबसे पहला काम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे। दिस इज द मेथड। कितना सिंपल है देखो। तो सबसे पहला काम इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आप निकाल लो इसका। तो एक तो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 सीधा सीधा दिख रहा है, और दूसरा बेटा ये हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करो, y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर x पुट कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर दो, ये हो गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक आगे x की वैल्यू 0 और एक आगे x की वैल्यू 1, यानी दिस इज द 0, दिस इज द x इक्वल टू 1। तो हमें 0 से लेके 1 के बीच में बेटा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। तो यानी कि यहां से जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1। अपर कर्व क्या है सर, रूट एक्स, माइनस लोअर कर्व क्या है, एक्स है, यही है ना। देख लो एक बार, अपर कर्व कौन सा है, पैराबोला रूट एक्स, नीचे वाला कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, बस बेटा अब इसी को इंटीग्रेट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक सर, 0 से लेके 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/2 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 4 माइनस 3 यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां से रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया सर, 1/6 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यार। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, लिखा है बेटा एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सवाल पढ़ते चलो। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस,
एंड द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे करेंगे? एक एक कर्व पहचानो। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया सर? दिस इक्वेशन इज द सर्कल। इसका सेंटर क्या हो गया भैया? 0 0। रेडियस कितनी हो गई बाबू? 4√2 यूनिट आ गई। ये तो हो गया सर पहला वाला कर्व। दूसरा कर्व यहां से क्या दिया गया है? दूसरा कर्व है बाबू y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है? एक लाइन है, कहां से पास होगी? पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये सब आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये सब सवाल आप कर ही नहीं पाओगे, छोड़ के आ जाओगे। ठीक, अब क्या करेंगे सर? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे? इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज ए सर्कल। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बेटा इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो ये हो गया सर y इज इक्वल टू एक्स। अब हमें एरिया कहां से बताना है? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, यानी एरिया बेटा हमें इस रीजन का बताना है, इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है। ठीक, तो यार ये कोऑर्डिनेट्स एक बार आप लिख लो। ये हो गया बाबू 0 0, ये हो गया सर 4√2, 0। ठीक है, यहां पर आप अगर गौर से देखोगे ना बेटा, इसमें ना एरिया में एक समस्या है। समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि आप इसमें सीधा लाइन माइनस कर्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन देखो लाइन का एसोसिएटेड एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, और यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ सर्कल का एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो आपको इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व नहीं लगाना। आप अगर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट है, इस इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट के पहले सिर्फ और सिर्फ लाइन का एरिया निकलेगा एक्स एक्सिस के साथ में। इस इंटरसेक्शन के बाद ये सर्कल का एरिया निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस के साथ में। समझ आ गया? तो सबसे पहला काम ये इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू एक्स, आप इसमें पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू एक्स। इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया सर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू आ गई सर प्लस माइनस 4, तो ये हो गई वैल्यू 4। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक वैल्यू आएगी, देखो ये आएगी नेगेटिव में, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी मैथ में फर्जी नहीं आता बेटा, हर चीज़ के पीछे रीजन होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे सर? 0 से लेके 4 तक ये लाइन के साथ में एसोसिएटेड एरिया, 4 से लेके 4√2 तक सर्कल के साथ में एसोसिएटेड एरिया। तो अगर हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया लिखें तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे? एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 4 तक, प्लस 4 से लेके 4√2 तक सर्कल का बेटा। तो सर्कल का y अगर यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 32 माइनस एक्स स्क्वायर, और 32 क्या है? 4√2 है, 4√2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही हम लिखेंगे। बस अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो जो भी आएगा वही रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो x का इंटीग्रल कितना हो गया सर? एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 4, प्लस यहाँ पर इसका एरिया निकालो x बाई 2 टाइम्स, ये हो गया सर 32 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं ना, तो 32 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, 4√2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 4 से लेके 4√2 तक। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 16 बाई 2, ये हो गया सर 8, प्लस ध्यान से पुट करना, अपर लिमिट 4√2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा 0, प्लस 32/2, ये हो गया सर 16, यहां से आ गया सर 16 इंटू, यहां पर 4√2 पुट करेंगे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है सर? पाई बाई 2 माइनस, अब बेटा 4 पुट करेंगे तो 4 बाई 2 हो जाएगा सर 2, 32 में से अगर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं बचेगा 16, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, प्लस ये हो गया 16 इंटू साइन इनवर्स 4 पुट करेंगे बचेगा 1/√2 यानी 1/√2 यानी कि पाई बाई 4। अब इसको अच्छे से ढंग से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
इसमें कुछ मुझे झोल लग रहा है। मैंने सब सही लिखा है क्या? 4 से लेके 4√2 है ना। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया सर 0। नहीं सही है, शायद सही है बेटा। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल, यहाँ से हो गया 2 8 जा दिस वन, 4 4 जा दिस वन, तो ये आ गया 8 पाई माइनस 4 पाई, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/2, यही आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर हो गया 32 और ये 8, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, तो 2 लाइन का भी सवाल है ये। आगे आप जब सीवीटी वगैरह में आओगे तो इसी क्वेश्चन को आपको 2 एक लाइन में करना सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो इस पूरे एरिया, इस पूरे रीजन का एरिया कितना आ गया सर? 4 पाई स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये सब क्वेश्चन बेटा यही सब रिपीटेड सवाल होते हैं, मतलब इन सब क्वेश्चन को आप सीवीटी में आओगे ओरली करना मैं सिखाऊंगा, ये सारी नौटंकी आपको करनी नहीं पड़ेगी। सीवीटी में चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बोनस का चैप्टर है, बोर्ड में तो फिर भी ये सब नौटंकी करनी पड़ती है, सब कैलकुलेशन करना पड़ता है दुनिया भर का। सीवीटी में तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन की टेक्निक सिखाऊंगा, 8-10 टेक्निक ऐसी हैं मेरी, आप फॉलो कर लो, सीधा एरिया के सवाल ऐसे ही आप मतलब ओरली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर। बाकी देखो कुछ एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ यार, आप लोग इनको घर से ट्राई करना। एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट लेते चलो आप लोग। एक क्वेश्चन बेटा ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ये 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये आएगा मंडे को। तो सभी मेरे बच्चे हर हालत में यार एक्टिव रहना, इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है मंडे को आएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से कवर कर लेना। इसके अलावा जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, अगर आप लोग जो भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो इन डिटेल में, ठीक है, तो इन डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो भैया आप कोई भी बेटा अड्डा 24/7 का सबसे जो लेटेस्ट बैच है आप आराम से उसको ज्वाइन कर लो, लेटेस्ट बैच। ठीक है, Y457 कूपन कोड लगा के आराम से बेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको सभी मेरे बच्चों को बता देता हूं, जितने भी मेरे बच्चे नए बच्चे हैं, सबसे पहला काम आपको अड्डा 24/7 पर आपको आना है। ठीक है, यहां पर लिखना अड्डा 24/7। जैसे आप यहां पे आओगे तो ऑल कोर्सेज पर जाना है। जो भी बच्चे साइंस वाले बच्चे हैं साइंस में, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में, सीवीटी यूजी, साइंस वाले बच्चे साइंस में आओगे। सबसे लेटेस्ट बैच जो आपको दिखेगा अभी, जैसे समर 3.0 है, अगर मान लो इसी बैच को आप, इसी लेक्चर को आप आज के 6 महीने बाद देखोगे, जो भी सबसे लेटेस्ट बैच होगा हमेशा सबसे बाद में होगा। यहाँ पर जैसे ही आप लोग आओगे बेटा, आपको सारी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेना। फॉर योर कन्वीनियंट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैच है इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और इसके अलावा जीटी में करंट अफेयर्स अलग से, रीजनिंग, क्वांट, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इसमें आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज है, ई बुक भी है, बुक्स भी है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आपको कहीं कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल फैकल्टीज़ हैं जो आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से मेंटोर कर रहे होंगे। आपको कहीं भी कुछ भी भटकने की ज़रूरत बेटा नहीं पड़ेगी, आप आराम से डिटेल में सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। इसकी जो सिलेबस की डेडलाइन है हार्डली बेटा आपकी ये लास्ट नवंबर तक आपका ये सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर सीवीटी देना चाहते हैं और अगर आप बोर्ड देना चाहते हैं, चाहे सीवीटी चाहे बोर्ड, दोनों के लिए ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट बेटा ये बैच है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अभी खतरनाक लेवल का ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग Y457 अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हो तो ये आप देख सकते हो, ये बैच में आपको सीधा 40% का ऑफ दिख रहा है और ये बैच बेटा लगभग 6,000 रुपये आपका ऑफ पड़ रहा है, 6,000 रुपये। तो जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हो यार, एनरोल कर लेना, हर हालत में किसी कीमत पे छोड़ना मत। ये अभी आपका 8399 में आराम से आपका बैच पड़ जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये बेटा जो प्राइसिंग है 8399 आपको ये पड़ेगा जब आप कूपन कोड Y457 आप लगाओगे तब, समझ आ रहा है? तो Y457 जब भी आप लोग एनरोल करना जरूर लगाना। और इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा एक सब्जेक्ट की क्लास नहीं है, इसमें आपकी 5 सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जीटी, बायो, मतलब आप समझ रहे हो 4 2 6, और जीटी में क्वांट, रीजनिंग और करंट अफेयर, मतलब टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो 7 सब्जेक्ट की क्लास है इसमें, 7 सब्जेक्ट की क्लास। तो यार देखो 7 सब्जेक्ट की क्लास की प्राइसिंग बेटा 8,500 है। और ये सिर्फ सब्जेक्ट की क्लास नहीं है, इसमें सब कुछ है। इसमें तुम्हारी ई बुक है,
और हर एक सब्जेक्ट के बेटा 30-30 मॉक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के, मतलब आप समझ रहे हो 210 मॉक आपको इसमें मिल जाएंगे। तो तुम्हें कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे एग्जाम ओरिएंटेड जो भी स्टडी मटेरियल है बेटा, आपको फैकल्टीज के सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो कहीं भी तुम्हारे को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्ड नहीं है, इसमें बेटा आपका बोर्ड भी है और प्लस CUET का भी प्रिपरेशन है, क्योंकि आपको आगे जाके CUET देना ही देना पड़ेगा। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हो यार, अच्छी तरीके से बेटा एनरोल करो, Y457 डिस्काउंट कोड लगा लेना। कोई भी डाउट आए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल ID यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, shashank.singh, ठीक है, shashank.singh@adda247.com। कोई भी आपको डाउट है बेटा, आप मेरी ईमेल ID पर भेज सकते हो। या इसके अलावा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, आप गूगल फॉर्म को भी फिल आउट कर सकते हो। गूगल फॉर्म में आस्क डाउट करके होगा, आस्क डाउट बाय योर फेवरेट फैकल्टी। आप उस गूगल फॉर्म को भर के मुझसे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। आई होप यार सभी मेरे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलता है मैं आप लोगों से बेटा नेक्स्ट वन शॉट में, और मंडे को आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। सभी लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलना किसी भी कीमत पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।